जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम समझेंगे विलेनों के असंख्य गुण और असंख्य गुण धर्म के बारे में जानेंगे कि विलेन जो होते हैं उसके असंख्य गुण धर्म क्या कहलाते हैं। इसमें कई सारे टॉपिक्स आते हैं, उस जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन के विषय में जानेंगे, यानी असंख्य गुण के बारे में जानेंगे। तो इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। कह रहा है किसी अवाष्पशील विलेय सॉल्यूट के विलयन के वे भौतिक गुण जो उस विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं विलयन के असंख्य गुण या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। मतलब आपको ये समझना है कि जैसे मान लीजिए कोई विलयन है और उसमें अविलेय कोई आप जो जो विलेय आप डाल रहे हैं, अवाष्पशील विलेय आप अगर आप उसमें डाल देते हैं जो उसका वाष्पीकरण ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे असंख्य गुण यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे परासरण दाब, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सामने आने वाले हैं। जैसे परासरण दाब क्या हो गया, वाष्प दाब जो होता है अपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब होता है उसका कम होना, उसका ज़्यादा होना। अवनमन का मतलब होता है कम होना। ठीक है, तो अवनमन हो गया। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब उसका अधिक होना। और हिमांक में फिर अवनमन, मतलब हिमांक जो होता है उसका गलनांक जो होता है। जैसे मान लीजिए कोई विलयन है, अगर आप उसको हिमांक में बदल रहे हैं, उसका हिमांक में उसका जो है जो एक इसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर आप उसको घटा रहे हैं तो किस तरह से वो प्रभावित करेगा, इस चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि किसी विलयन के असंख्य गुण उसमें उपस्थित विलेय के वियोजन एवं संगुणन की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अतः यह कहना गलत है कि वे गुण विलेय की संरचना पर निर्भर नहीं करते हैं। कोई विलयन है, उसके विलेयों की वियोजन और संगुणन की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी वियोजन मतलब उसके टूटना और संगुणन का मतलब जुड़ना, उसकी प्रकृति पर ही निर्भर करता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम समझ सकते हैं कि ये उसकी जो संरचना होती है उसकी सारी चीज़ों पर ही निर्भर करता है, असंख्य गुण की जो प्रकृति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम लोग दोबारा देख लेते हैं। कह रहा है किसी विलयन के असंख्य गुण उसमें उपस्थित विलेय के वियोजन एवं संगुणन, यानी संगुणन और वियोजन की प्रकृति पर ही निर्भर करेगा। ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब हम देखिए एक एक करके इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि परासरण दाब क्या होता है, परासरण क्या होता है, फिर विसरण क्या होता है। ये पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा भी है, कई बार चीज़ों को चर्चा भी किया है, लेकिन आज हम इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि परासरण और विसरण क्या होता है। तो परासरण एवं परासरण दाब के बारे में जानेंगे, यानी ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस प्रेशर, इसके विषय में जानेंगे। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मेटिक प्रेशर के बारे में हम लोग समझेंगे। पहला हम जानते हैं विसरण क्या होता है, यानी डिफ्यूज़न क्या होता है, इसके विषय में जान लेते हैं। विसरण, देखिए विसरण जो होता है, किसी विलेय को विलायक में घोलने पर विलेय कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गति कर अंततः समांगी विलयन बना लेना विसरण कहलाता है। देखिए आप इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए आपने पानी बना रहे हैं आप, ठीक है, पानी में घोल बना रहे हैं। तो जब आप चीनी डालते हैं, थोड़ा सा डालेंगे, ठीक है, तो वो घुलेगा। देन फिर थोड़ा सा और डालेंगे तो फिर और घुलेगा। तो घुलते घुलते क्या होगा कि एक तरह से वो एक समांगी मिलन बना लेगा। मतलब कम की तरफ से वो अधिक की तरफ से वो कम की तरफ आसानी से चला जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि विलेय कणों का अधिक सांद्रता, जहाँ पे सांद्रता इसकी ज़्यादा है, कम सांद्रता की ओर स्वतः गति कर अंततः समांगी विलयन बना लेना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कह लेते हैं। यानी होमोजीनियस सोल्यूशन उसको हम बोलते हैं। समांगी विलयन जब बन जाता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विसरण। जो गति स्वतः चलती है उसको हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे रंग का एक टुकड़ा जल में डालने पर रंग के टुकड़े से रंगीन तरंगे शेष जल की ओर चलने लगती हैं और थोड़ी देर में ही विलयन रंगीन हो जाता है। जैसे कोई रंग है, अगर आप पानी में एक रंग डाल देते हैं तो देखेंगे कि जो ज़्यादा सी की तरफ से वो कम की तरफ प्रवाहित होगा, इसी वजह से वो पूरा जो विलयन होगा वो रंगीन हो जाता है।
और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ध्यान रहे विलायक के अणु जो विलायक में स्वतः गतिमान होते ही रहें। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं परासरण। विसरण आपको समझ में आ गया होगा, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। विसरण देखिए, कोई भी आप विलयन बना रहे हैं तो अगर वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है और स्वतः जाता है, इसमें आपको किसी की सहायता नहीं लेना पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, यानी डिफ्यूजन कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं परासरण क्या होता है, यानी ऑस्मोसिस क्या होता है। तो कह रहा है देखिए, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है, में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर कुल स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। इसमें क्या करना है, आपको एक पारगम्य झिल्ली का प्रयोग कर देना है और जो उच्च दाब है, जो उच्च सांद्रता वाला विलयन है, वो निम्न सांद्रता की ओर जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग परासरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक यहाँ पे दिया है अर्धपारगम्य झिल्ली, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली का आपको प्रयोग करना ही करना है। इसकी वजह से क्या होगा कि वो जब तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर कुल स्वतः परासरण होता है, मतलब तनु विलयन है और वो सांद्र विलयन की ओर जब जाता है तो वो क्या होगा, वो परासरण कहलाता है। ठीक है, वो ऑस्मोसिस कहलाता है। तो इसकी इंग्लिश में हम देखते हैं सेंटोनिम्स, नेट फ्लू ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेट सोल्यूशन और फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन थॉट द सेमीपेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टू ऑस्मोसिस। यानी सेमीपेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। परासरण की क्रिया जब तक दोनों ओर से विलयनों की सांद्रता लगभग समान नहीं हो जाती तब तक चलती है। जब तक देखिए तनु जो है या सांद्र से तन को चलती है या तनु से सांद्र की तरफ जलती है, बीच में आपकी पारगम्य झिल्ली लगी है, ये तब तक क्रिया चलती रहेगी जब तक क्या होगा कि वो विलयन जो होता है समांगी विलयन ना बन जाए, बिल्कुल उसका दोनों तरह की चीज़ें समान ना हो जाए, तब तक ही क्रिया चलती रहती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ चित्र बनाया गया है, आप लोग इस चित्र को देखिए। जैसे सॉल्यूट मॉलिक्यूल हो गया, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, तो ये जो है आप एक तो इधर से इधर जा रहा है और एक इधर से इधर आ रहा है, तो दोनों पारगम्य झिल्ली से एक दूसरे को बराबर कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, ये बीच में आपने पारगम्य झिल्ली लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इस चीज़ को एक बीकर में भी समझेंगे। सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये सोल्यूशन 1 सोल्यूशन 2 हो गया, तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये परासरण की संकल्पना हो रही है, ये परासरण को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको परासरण और विसरण आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं परासरण और विसरण में अंतर क्या होता है। देखिए विसरण और परासरण में अंतर क्या होता है, पहले हम देखेंगे विसरण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और हर बार जो है एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग खासा ध्यान देंगे और एक एक चीज़ों को हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, विसरण एवं परासरण में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन टू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। पहले हम लोग विसरण यानी डिफ्यूजन और दूसरा हम लोग परासरण, तो एक एक करके हम समझेंगे। विसरण के बारे में जानते हैं, विलेय के अणु विलायक के गतिशील अणुओं के कारण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह दिखाते हैं। परासरण में क्या होता है, विलायक के अणु कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह दिखाते हैं। इसमें क्या है, इसमें अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाते हैं, इसमें कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाते हैं। ठीक है, दूसरा है अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। विसरण में क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन परासरण में यह अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में ही होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में ही होगा, अगर अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं लगती है तो ये क्रिया नहीं होगी। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि विसरण में विलेय के अणुओं की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर तथा विलायक के अणुओं की गति कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर रहती है। विसरण में विलेय के जो अणु होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं और कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ नहीं जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से परासरण में देखते थे, परासरण में विलायक के अणु दोनों ओर प्रवाहित होकर परासरण का कुल प्रवाह एक ओर ही दर्शाते हैं।
ये दोनों ओर प्रवाहित होते हैं और ये एक ही तरफ होता है, ठीक है। ये दोनों ओर प्रवाहित करके पारगम्य झिल्ली को दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। देखिए पराशण भी कई तरह के होते हैं। पराशण की अगर हम प्रक्रिया को जानेंगे तो पराशण भी दो तरह का होता है। एक तो होता है बाह्य पराशण होता है, एक होता है अंतः पराशण, ठीक है। यानी एक्सो ऑस्मोसिस होता है, एक एंडो ऑस्मोसिस होता है। तो हम लोग बाह्य पराशण के बारे में जानते हैं। कह रहा है अंगूर को गाढ़े चीनी के घोल में डालने पर अंगूर की बाह्य कोशिका परत जो अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है के अंदर के विलायक यानी जल के अणु बाहर आ जाते हैं तथा अंगूर सिकुड़ जाता है। अगर अंगूर को आप चीनी के घोल में डाल देते हैं तो पता चलेगा अंगूर सिकुड़ जाता है। जो अंगूर की ऊपरी परत है वो अर्धपारगम झिल्ली का प्रयोग करता है और अंगूर के अंदर का जो पानी होता है वो उस विलायक में घुल जाता है, जिसकी वजह से अंगूर क्या होता है, वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे अंतः पराशण यानी इंडोऑस्मोसिस क्या कहलाता है। कह रहा है किशमिश को पानी में डालने पर किशमिश की बाह्य कोशिका परत अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है से होकर बाहर से जल के अणु अंदर प्रवेश आ जाते हैं तथा किशमिश फूल जाता है। अब देखिए यहाँ तो हमने क्या किया, अंगूर को चीनी के घोल में डाला तो अंगूर क्या हो गया, सिकुड़ गया। लेकिन अगर आप किशमिश हो गया, मान ली किशमिश है, अगर आप उसको पानी में डाल देते हैं तो सेम प्रक्रिया होगी, लेकिन ये अंतः पराशण होगा और किशमिश क्या होगा, फूल जाता है। तो आपने ये प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, अपने घर पे जाके आप इसको एक तरह से प्रैक्टिकल करके जो समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें देखिए इसमें कंसंट्रेट शुगर सोल्यूशन है और इसमें जो है डाइट रीजन एंड सॉल्वेंट रीजन है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जब ये हम इसमें डालें, ग्रेप डालें यानी अंगूर डाला तो ये क्या हो गया, सिकुड़ गया, श्रिंक ग्रेप, ये सिकुड़ गया है। और जब यहाँ पे हम लोग जो है सिकुड़ा हुआ अंगूर डाला और यहाँ पे आपको क्या हुआ, ये फूल गया, यानी वाटर के साथ ये फूल गया। तो ये बाह्य पराशण हो रहा है, इसमें अंतः पराशण हो रहा है। तो अंतः पराशण और बाह्य पराशण को आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अगला हम इसमें समझ लेते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या कहलाती है। देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसके बारे में जान लेते हैं। कह रहा है दिए गए उदाहरण में स्पष्ट है कि पराशण प्रक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। वे झिल्लियां जिनमें केवल विलायक के अणु आर पार निकल जाते हैं परंतु विलेय के अणु उनमें आर पार नहीं गुजर पाते, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती हैं। कह रहा है विलायक के अणु आर पार तो निकल जाते हैं लेकिन विलेय के अणु उसमें आर पार नहीं निकल पाते, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमेम्ब्रेन मेम्ब्रेन कहलाती है। वो क्या कहलाती है, सेमी परमेम्ब्रेन कहलाती है। ये भी दो तरह की होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली दो प्रकार की होती है। ये मैं आप सभी को कल बताऊंगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली कितने प्रकार की होती है। आई होप कि आपको विसरण पराशण और अंतः पराशण और बाह्य पराशण आपको समझ में आया होगा, अंतर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में और आपको मैं विलयन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं एक एक करके आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। जय हिंद।